नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ और विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 5 बार के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष और लगभग 5 दशक का लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है। तो बहुत स्वागत कीजिए। आज हमारे साथ में हैं देवतलाव के भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री गिरीश गौतम जी। बहुत स्वागत है आपका विस्तार बहुत बहुत विस्तारा न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज द टॉक टाइम में हम बात करेंगे, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हमें देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। राजनीतिक अनुभव आपका काफ़ी लंबा है और विरासत में कोई चीज़ मिली नहीं थी, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए कई ऐसे काम किए जो मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मील का पत्थर भी साबित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि 5 बार के आप विधायक हैं, 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से आप विधायक रहे, पहले मनगवा, और सबसे पहली बार चर्चा में आप तभी आए जब आपने 2003 में श्रीनिवास तिवारी जी को लगभग 20,000 से ज़्यादा मतों से हराया। नहीं, प्रादेशिक स्तर की चर्चा हुई 2003 में। मैं चुनाव 80 से लड़ रहा हूँ। हाँ जी। 80 लड़ा, 85 लड़ा, 93 लड़ा, 98 लड़ा। चर्चा में तभी आ गया था जब 98 में मात्र 294 वोट से हारा था जी। और 274 पोस्टल बैलेट से हुआ करते थे। जी जी। वो ये जो बैलेट पेपर थे ये उससे होते थे, नहीं मतपत्रों से होते थे। मतपत्रों से। तो मतपत्रों में कितना गड़बड़ी होती थी ये सबको पता है। और उसमें मात्र 294 वोट से हारा। तो चर्चा में तो तभी हो गए थे कि भाई इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ इतने षड्यंत्रों और तमाम सारे तिकड़मों के बावजूद भी मात्र 294 का अंतर रहना, वो चर्चा का विषय तभी बना था। मेरी जितनी जानकारी है लगभग 9 चुनाव आपने अभी तक कुल लड़े। हाँ, और उन 9 चुनावों में 5 बार से आप विधायक हैं। 4 बार हारे हैं जी। 80 हारे, 85 हारे, 93 हारे, 98 हारे। तो ये हौसला कैसे दृढ़ होता गया कि नहीं, जीत तो होनी ही है, जीत तो हो के रहेगी? नहीं, एक मन के भीतर यह था कि जिस समाज के लिए, जिस हिस्से के लिए मैं लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ, जी। और बार बार इतना ज़बरदस्त समर्थन देते, ऐसा नहीं था कि कोई हर बार कोई वोट हमारे घटते रहे हों। तो अपने आप उत्साहवर्धन होता था कि जैसे पहले 9,000 मिला, फिर 15,000 मिला, फिर 21,000 मिला, फिर 38,000 मिला। तो कभी तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम कम होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि समाज के जिस वर्ग के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ वो हमेशा साथ देता है। कुछ परिस्थितियाँ हैं, सरकार है, उनके खिलाफ लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसके कारण से हार रहे हैं। पर लगे रहना चाहिए अपने को, क्योंकि इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए इस दृष्टिकोण से लड़ता रहा। क्षेत्र में लगातार आप सक्रिय रहे, जनता के बीच में रहे, जनता के मुद्दों को उठाया। पहला चुनाव आप 20,000 से अधिक मतों से जीते, फिर ये जीत का अंतर बढ़ा या कई बार ऐसा हुआ जो घटा भी, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, घटा। जैसे 2003 में जब मनगमा से जीता मैं, तो करीब 26,700 वोट से जीता जी। और फिर जब 2008 में परसीमन के बाद देवतलाव गया तो 4,100 वोट से कम से जीता। फिर 2013 में भी जीता तो भी 4,000 से कम से जीता, हालांकि वोट हर बार बढ़े। 2018 में मात्र 1,080 वोट से जीता जी। पर वोट क्या हुआ, 20,000, 2008 में 20,800 वोट मिला, 2013 में 36,000 मिला और 2018 में 45,000 मिला। अभी 2023 में अपने को 64,000 से एबव वोट मिला। जी। तो वोट तो लगातार बढ़ता गया। जी। अब ये बात दूसरी है कि उस बार 2018 में जो कम वोटों की अंतर आया, उसका कारण था कि बहुत ज़बरदस्त एक तरह से घेराबंदी करके इस बात का प्रयास किया गया था कि किसी हालत में सब मिल करके किसी को चुनना, उसका मुकाबला करा करके हराना। परंतु वो बताया ना कि जिस समाज के जिस वर्ग के लिए मैं लड़ता हूँ, वो ईमानदारी से, पूरी ताकत से, और कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव के अंदर खड़ा हुआ है, वो सीना तान करके खड़ा होता है, उसके कारण विजय श्री मिलती है। छात्र राजनीति से ही आप, वामपंथी राजनीति कहें आपको, मुझे लगता है कि आप आखिरी पीढ़ी होंगे मध्य प्रदेश में जो वामपंथी राजनीति से आते हैं। तो मतलब कैसे देखते हैं आप, क्योंकि श्रीनिवास तिवारी एक इतना बड़ा कद और नाम था उसके सामने, और इसके बाद अब दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, ऐसी पार्टी है, उससे राजनीति कर रहे हैं, इतना अंतर देखते हैं? नहीं, अंतर बात तो एक ही है। यदि दीनदयाल जी के अंत्योदय को हम देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क केवल 2 चीज़ों का है। वामपंथ के आंदोलन में 2 चीज़ों की कमियां हैं। वो भारत के समाज के दृष्टिकोण से अपने सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में नहीं उतारना चाहते। इसमें कई बार हमारी बहस भी होती थी। जैसे मैं 2 चीज़ बताता हूँ
केवल रोटी कपड़ा मकान कहने से काम चलने वाला नहीं। यदि रोटी कपड़ा मकान से ही व्यक्ति की संतुष्टि होती हो तो किसी व्यक्ति को जेल में डाल दो तो रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा, मकान भी मिल रहा, तो क्या कोई जेल में रहना चाहता क्या? इससे मतलब ये निकलता है कि उसको आत्मिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता अलग से चाहिए उसको, है ना जी। पर वो गरीबों के लिए लड़ना तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान करना, यही तो हमारे दीनदयाल जी का जो सिद्धांत है वो है। दूसरा जो दिखाई पड़ा, हमारे जो भारत का जो सामाजिक तौर पर जिस तरह से आध्यात्म से जुड़ करके समाज का निर्माण होता है वो समझने को तैयार नहीं थे वो। जैसे मैं कई बार कहता था कि यदि ये इस तरह के कहा जाता कि धर्म जो है एक तरह से एक अफीम की श्रेणी में उसको रखा जाता है, ऐसा करके कहा जाता है, तो मैं कहता था कि भाई देखो दो बात समझो, धर्म अलग है और धर्म का मर्म अलग है। तो मैं उदाहरण देता था कि महाकुंभ का मेला होता है, कोई बुलाने नहीं जाता है, तो महाकुंभ का मेला धर्म है, लोग अपने से आते हैं। हाँ, पर अब जो लाखों करोड़ों लोग जो विश्व का रिकॉर्ड तोड़ते हैं वो अपने आप आते हैं, अपने जीवन की परवाह न करते हुए, संकटों का सामना करते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए, एक मन की इच्छा है कि हमारा हालत में गंगा स्नान कर लें, संगम स्नान कर लें। ये है धर्म का मर्म। तो धर्म अलग है, धर्म का मर्म अलग है। वो धर्म के मर्म को नहीं समझ पाए, धर्म की परिभाषा करते रहे, धर्म के मर्म को नहीं पकड़ पाए। और भारतीय समाज में या भारतीय व्यवस्था में, भारतीय जो अपना व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझने में नाकामी ही पूरी तरह से उनके पतन का कारण बना। लेकिन मैं आपको देखा, मैंने जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे और श्रीनिवास तिवारी का घोर प्रतिद्वंदी आपको माना जाता है, आपने भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, हो सकता है विचारधारा की लड़ाई रही हो और तो कोई लड़ाई थी नहीं। उनसे क्या सीखने को आपको मिला, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप आज भी? क्या ना, मैं दो चीज़, इसीलिए मैं जब उनके शो में जब बोला था तो शायद रिकॉर्डेड है मेरा वो, मैंने ये कहा था कि मैंने कोई एक पूर्व स्पीकर या कोई 7 बार के विधायक को नहीं खोया, एक राजनीतिक योद्धा खोया जी। और बिंद प्रदेश की जो राजनीति थी, सामंतों के खिलाफ लड़ने वाली राजनीति थी, और उसके अगुआ यदि ये उसमें पंक्ति में अगुवाई पंक्ति में श्रीनिवास तिवारी भी हुआ करते थे। जी जी। ये बात अलग है कि उस सत्ता पाने के बाद उनके मार्ग बदल गए, और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो शक्ति प्राप्त होती है उसका उपयोग कैसे करना। कैसे करते हैं? जैसे बिजली के तार आते हैं, करंट लेके आते हैं, आप उसमें बल्ब लगाओ तो प्रकाश करेगा, और किसी को तार छुआ दो तो करंट मारेगा। तो हमको करना क्या, हमको हमारी जो शक्ति प्राप्त हुई, राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई या समाज के क्षेत्र में कहीं शक्ति प्राप्त होती, तो उसको समाज के लिए उपयोग करना। उसी शक्ति का यदि हम उपयोग करेंगे समाज के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। यही वो चूक गए। और जहाँ तक हमेशा मैं राजनीति में इस सिद्धांत का अनुयायी रहा हूँ कि अपने को मनभेद नहीं करना, मतभेद रखना। मनभेद से व्यक्तिगत स्तर पर आदमी उतरता है, और व्यक्तिगत जब उतरता है आदमी तो वैमनस्यता होती है, और वैमनस्यता दुश्मनी बदल जाती है। वो राजनीति में उसको गुंजाइश नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। पहले और अब की राजनीति में कितना फर्क पाते हैं? क्योंकि लगभग 5 दशक का लंबा अनुभव है आपका राजनीति में। आपने कांग्रेस के साथ कांग्रेस भी देखी, भाजपा भी देखी, तमाम तरीके के राजनेताओं से गुजरे आप, तो कितना अंतर पाते हैं? पहले के राजनेताओं में कितनी संवेदनशीलता थी और अब के राजनेताओं में कितनी हड़बड़ाहट है? अब दोनों में फर्क समझिए। आज कनेक्टिविटी में हमारे सामने मोबाइल है। फर्क, सबसे बड़ा फर्क क्या आज की राजनीति में तब की राजनीति में? दूसरा अंतर क्या है? इंटीमेशन का है और इंटीमेसी का है। इंटीमेसी का। पहले की राजनीति इंटीमेसी की होती थी। इंटीमेसी मतलब आत्मीयता के साथ सीधे जुड़ना जाना, सयाने का पैर छूना, उसका आशीर्वाद लेना। और आजकल केवल इंटीमेशन है, मोबाइल से डाउनलोड करो और भेज दो तो इंटीमेशन। जो इंटीमेसी में फ़र्क है वही राजनीति में फ़र्क है कि इंटीमेसी हम लोगों के ज़माने में थी, आज के ज़माने में इंटीमेशन है, सूचना है। तो मोबाइल से सूचना आप दे दो किसी को, और इंटीमेसी मतलब हमको जा करके उससे मिलना, व्यक्तिगत मिलना। तो जो सामने मिलने के बाद जो आत्मानुभूति होती है, या सामने वाले को जो रिस्पेक्ट या जो आदर मिलता है, उसके कारण उसके दिल से निकला हुआ जो आशीर्वाद है वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद हम इसको छोड़ते चले जा रहे हैं। तो हर आदमी शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। जैसे कोई राजनीति में अगर कुछ सोच के आता है तो उसको लगता है कि पद की लालसा होती है। अब वो सेवा भाव आप देखते हैं राजनेताओं के अंदर उतना भीतर रह गया है?
नहीं, उसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जो चुनाव लड़ता है उसकी मानसिकता अपने आप धीरे धीरे बदल जाती है, क्योंकि जिस तरह से वो सामना करता है समाज में जा कर के और जिन परिस्थितियों से उसको जूझना पड़ता है, वो व्यक्तिगत जो उसके सिद्धांत हैं या जो आदर्श हैं वो भूलता चला जाता है। और उसके कारण कई कारण हो सकते हैं। कारण मैं नहीं कहता कोई पॉइंटेड कि ये कारण होगा, बहुत सारे कारण होते हैं। जी। इसलिए वो आज शुरुआत से ही, जैसे हम लोग तो तब आए जब सड़कों में यदि तीसरे दिन आंदोलन नहीं करें, सड़कों में संघर्ष नहीं करें और हर 15वें दिन जेल नहीं जाएं, तो ऐसा लगता था कि राजनीति नहीं की हमने, किसी के लिए लड़ाई नहीं। तो वो आज की परिस्थिति है। आज किसी को सड़क में आप उतरते हुए देखते हो, और सड़क में उतरते भी हैं तो सब ऐसा लगता है कि हम जाएं 1 घंटे में अपना फोटो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और इसके बाद हम वापस चले जाएं। पहले इस बात का होता था कि हम जेल से बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी। तो इसका आंदोलन कभी आपने देखा जो मैंने करके बताया? जेल भरो आंदोलन और नहीं, जेल भरो आंदोलन तो अलग चीज हो गई। एक बार किसी बात को लेकर के ये हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो मैं वहां पर जब रिहाई आदेश गया तो जेल से निकलने के लिए मना कर दिया कि हम यहीं बैठे हैं, कोई कानून बताओ कि हमको जबरदस्ती कैसे निकाल सकते हो। फिर अंत में सर्व प्रशासन को झुकना पड़ा, बात को मानना पड़ा। तो वो स्थितियां शायद अब नहीं हैं। उसके कारण कई हो सकते हैं। अभी तो विपक्ष करता है जब आंदोलन, तो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है कि इनको आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है, या पुलिस भेजी जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, आंदोलन हम कैसे करने देंगे? लाठीचार्ज कराया जा रहा है। भाई कोई भी सत्ता पक्ष हो, आंदोलन हम कैसे करने देंगे? आंदोलन की अनुमति हम कैसे देंगे? आंदोलन का मतलब है कि भाई हम सरकार कुछ कहे, सरकार के विरोध में न खड़े हो रहे हो तो सरकार तो अपना सब कुछ करेगी। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, हम रोकने का प्रयास करेंगे। आपका काम क्या है? उन सारे बाधाओं को, जो जैसे कोई रेस में दौड़ता है ना, तो हार्डिल लगाए जाते हैं, तो जो हार्डिलों को पार करते हुए करता है वही तो रेस पूरी करता है। तो उसको हार्डिल्स क्या होगा कि कोई नहीं लगाएगा, खुला छोड़ के रखेगा, तब आप जा करके उसको टारगेट को पार करोगे। ये शायद नहीं होना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए। विंध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है आप लोगों के भी लिए, मुझे लगता है एक नैतिक जिम्मेदारी अगर मानते हैं तो उस विंध्य प्रदेश के लिए आप लोग चाहते हैं कि विंध्य प्रदेश नया बने, या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों, या पहले से भी, चाहे वो श्रीनिवास तिवारी के समय की बात हो और अभी भी समय समय पर उठता रहता है। क्या लगता है आपको इस बात में कितनी मजबूती है और विंध्य प्रदेश अलग होने का? विंध्य प्रदेश में 2-3 चीज़ें हैं जी। अभी एक कंसेप्ट जब अटल जी थे तो आया था कि छोटे प्रदेशों से ज़्यादा विकास होता। छत्तीसगढ़ या झारखंड उसके उदाहरण है जी। परंतु विंध्य प्रदेश, कौन सा विंध्य प्रदेश? पूर्व विंध्य प्रदेश। तो क्या आज की स्थिति में दतिया जाकर के विंध्य प्रदेश में शामिल हो सकता? क्या बुंदेलखंड और हाँ, बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड या महाकौशल। पहले जो अपने यहाँ 60 विधानसभा थी, 60 सदस्य थे। विधानसभा तो कम थी, विधानसभा 48 थी। आपको जानकारी होना चाहिए विंध्य प्रदेश में विधानसभाएं 48 थी, जिसमें 12 सदस्य ड्वेल्ड एमएलए बन करके आते थे। एक विधानसभा से 2, ये शायद विंध्य प्रदेश में ही था 1952 वाले में, कि एक विधानसभा से 2 सदस्य चुन के जाते थे, नंबर 1 नंबर 2 दोनों जाते थे। इस तरह की 12 विधानसभाएं थी। तो 36 में सिंगल होता था, 12 में डबल होता था, 48 होकर के 60 सदस्य बनते थे। अब वो दतिया से लेकर के था, दतिया हो गया, टीकमगढ़ हो गया। बुंदेलखंड की अलग मांग है, तो बुंदेलखंड की अलग मांग है, महाकौशल की अलग मांग है। शहडोल अमरकंटक वाले चाहते हैं कि हम बिलासपुर में चले जाएं, तो फिर रीवा सीधी और सिंगरौली बचता है। तो ये एक चीज़ जो मुझे दिखाई पड़ती है कि जब तक कोई व्यापक पैमाने पर सबसे बातचीत नहीं की जाएगी, कौन कौन लोग आना चाहते हैं, कौन लोग करना चाहते हैं, उनसे बात करना। और विंध्य का आंदोलन चलाने वाले, मैं ऐसा समझता हूं कि जिनने चलाया शायद वो राजनीति के हिसाब से चलाते हैं, विंध्य प्रदेश के हिसाब से नहीं चलाते, मुझे ऐसा लगता है। आप जब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने तो क्या आपको इस बात की जानकारी पहले से थी कि आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा, और आपके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, अब ये जानकारी तो पार्टी जिम्मेदारी देती है कि आपको ये करना, तो बता दिया कि आपको स्पीकर बनना। तो हमने कहा जो जिम्मेदारी देंगे वो करेंगे। अभी तो 20 साल तक कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं किया, या 15 साल तक नहीं मिला तो रहे आए, कभी कोई ऐसा नहीं। लेकिन जनता को आपने नहीं छोड़ा, आपने साइकिल यात्रा अपनी बंद नहीं करी। जनता से वो जो आप कह रहे हैं, अब फोन आ गया है, मोबाइल फोन से किसी को सूचना दे दो, कह दो, लेकिन आपने अभी 72 वर्ष की उम्र में भी मैंने देखा है कि आपने साइकिल यात्रा की, हर गांव में रुके, जाके लोगों तक पहुंचे। राजनीति में जैसे अपन कहते हैं ना कि सरकार के और जनता के बीच का कनेक्शन का जो
पॉइंट है, स्विच है, जी वो विधायक है सरकार के और जनता के बीच में। उसी तरह से हम ऐसा मानते हैं कि किसी विधायक का क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, उनके माध्यम से यदि हम जनता से संपर्क करेंगे तो शायद ठीक नहीं होगा। इसीलिए गांव में रुकने का केवल आइडिया इतना है कि रात को रुकेंगे तो गांव का हर आदमी बिना किसी बीच वाले के वो हमसे मिलेगा, बातचीत करेगा, तो कई चीज़ें अपने सामने निकल करके आती हैं। और गांव में संपर्क करने या पदयात्रा करने का हमेशा ही सबको फायदा हुआ है। इस भारत में जो जो जिनने किया है, भगवान राम ने किया यात्रा, तो आप देखते हैं भगवान श्री राम बन गए, शंकराचार्य ने किया तो चारों मठों की स्थापना कर दी, जो जो इस तरह से। तो संपर्क केवल संपर्क के लिए एक रास्ता आप हम कह सकते हैं कि एक रास्ता है या एक माध्यम है, तो वहाँ रुकना अच्छी अपनी आदत है। क्योंकि संघर्षों की राजनीति करते थे तो गांव में रुकते थे लोगों से, तो वो आदत छूटी नहीं। ऐसा मान लीजिए कि एक आदत में हमारे, तो 5 साल में एक बार साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, गांव में रुकना, वो हर 5 साल के भीतर एक बार 2 बार करते हैं। राजनीति का स्वरूप बहुत कुछ बदला है। अब लोग कहते हैं कि राजनीति वही कर सकता है जिसके पास पैसा हो। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात नहीं, से? मैं नहीं रखता, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जी और ये कई बार ये गलत साबित हुआ है, कई बार हमेशा गलत साबित होता है। एक हमेशा नहीं कहते कि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत है, पर वो वही सब कुछ है, ऐसा मैं नहीं मानता। कितना पैसा लगाने के बाद भी चुनाव हार जाते हैं लोग, और कई बार बिना पैसा लगाए ही जीत जाते हैं लोग। तो सवाल ये है कि जनता किस तरह से आपको देखती है, पैसे वाले के रूप में देखती है कि या संघर्ष वाले के रूप में देखती है कि या अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए वो देखती है कि हमारा प्रतिनिधि बेहतर होगा। ये कैसा जुड़ाव है, कैसा उसका भाव, एक तो ये। दूसरा ये कि राजनीतिक जिस दल से हम संबंध रखते हैं उसके विचारधारा क्या काम कर रही है क्षेत्र के भीतर या समाज के भीतर या लोगों के भीतर। फिर सरकार की लोक कल्याण की नीतियाँ क्या है, लोगों तक कितना फायदा हमने पहुंचाया, उसका भी असर पड़ता है। तो पार्टी जो बेस्ड पार्टी के भीतर से जो अपन करते हैं तो वो पार्टी का असर रहता है अपने आप, और बहुत सारा परसेंटेज पार्टी का ही होता है। व्यक्तिगत ऐसा मानो कि पार्टी ने अपने को बढ़िया बस बना करके तैयार करके रख दी, केवल ड्राइविंग सीट बैठ करके अपने को चलाना। कैंडिडेट का केवल भाव इतना है कि बढ़िया से गाड़ी चलाना, उसको एक्सीडेंट मत करना, और बाकी गाड़ी तो पार्टी देती है। पार्टी मतलब स्ट्रक्चर पूरा पार्टी देती, संगठन देती, खड़ा करती है, सब कुछ पार्टी करती है, उसके सिद्धांत उसके नीति काम करते हैं। अब तो ड्राइविंग सीट में बैठा दिया गया तो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा। देश एक अलग दिशा की ओर चल चला है। सनातन की बात होने लगी है, धर्म की बात, हिंदुत्व की बात होने लगी है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के नारे देश में चल पड़े हैं। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, इसमें कोई गलत तो नहीं है। हमने कहा, किसको कहा कि किसको काटेंगे, ये कौन काटेगा, ऐसा तो कहा नहीं। हमें हमारा ये कि राष्ट्रवाद के लिए एक होना, राष्ट्रवाद यदि नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। भारत माता के हम संतान हैं, यदि नहीं रहेगी भारत माता तो हम कहाँ रहेंगे। उसके लिए क्यों नहीं हमको एक होना चाहिए। यदि हम भारत माता से कटते हैं, अलग होते हैं, तो शायद हम सेफ नहीं होंगे। चाइना सर पर खड़ा है, पाकिस्तान सर पर खड़ा है, बांग्लादेश भी सर पर खड़ा है, लंका भी हमारे विरोध में खड़ा है, अफगानिस्तान, तो सारे लोगों के लिए हमको लड़ना। अब वो भारत के भीतर जो इस तरह की ताकतें हैं जो इस बात की ज़्यादा तरफदारी या परस्ती करती हैं कि नहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ यदि हमने कुछ बोल दिया तो हमने सांप्रदायिकता कौन सी हमारे ताकत? वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सबकी, कई कांग्रेस है पर नहीं, कई दल हैं। कई दल हैं जो इस तरह की बात है। कांग्रेस नहीं, कई दल हैं। नाम ही ले लो तो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, या इस तरह की और दलें हैं। वो सारे के सारे लोग, उनका कुल मिलाकर के भाव ये है कि पाकिस्तान के बारे में यदि हम ठीक बोलेंगे तो शायद भारत के भीतर रहने वाले लोग उनको वोट करेंगे। केवल ये भाव है, तुष्टीकरण। हाँ, तुष्टीकरण कह सकते हैं उसको। तो ये भाव भारत में नहीं चलेगा। पर ऐसा नहीं कि उस वर्ग से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात की तरफदारी करते हैं। हर आदमी थोड़ी है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आखिरकार इसी भारत के भीतर ऐसा क्यों होता है, कभी पाकिस्तान का हिंदुस्तान का क्रिकेट का मैच हो जाए, दुर्भाग्य से यदि हम हार जाए तो दिया जलाने वाले, रोशनी करने वाले इसी देश के भीतर है। यदि भारत पाकिस्तान को हरा दे तो मातम मनाने वाले इसी देश के भीतर हैं। तो हमको क्यों नहीं उनसे सावधान रहना चाहिए? क्यों हमको सबको एक नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल। कि इस विचारधारा को यहाँ नहीं पनपाने देना, इसको नहीं पनप देना है यहाँ। और बस यही झगड़ा है।
इसी बात का झगड़ा है। झगड़ा इसी बात का है। अभी कोई राजनीतिक और सामाजिक महत्वाकांक्षा आपके भीतर है? अभी और भी चुनाव आगे लड़ना है पार्टी ने तो चूंकि इस बार अच्छे मतों से भी जीत के आए हैं, पर कहीं उम्र इसमें रोड़ा न बने या ऐसा कुछ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो देख रहे हैं 84-85 साल के कई आपके ही बीच के ऐसे नहीं, साथी। सब कुछ पार्टी को, पार्टी कहेगी लड़ो तो लड़ेंगे, कहेगी नहीं लड़ो नहीं लड़ेंगे। क्योंकि पार्टी में इस तरह का ये ऊपर हवा रहती कि उम्र वाला। उम्र होती तो हमारे यहाँ नागेंद्र सिंह दादा भाई 82 साल के, वही कह नागेंद्र सिंह हमारे नागौद वाले वो भी 82 साल के, तो ऐसे 76 साल वाले हमारे बिसाहू लाल जी हैं, जयंत मलैया जी 77 साल के, ऐसा करके कुछ नहीं है। वो तो पार्टी अपने हिसाब से विचार करती है। हाँ, उसमें नौजवानों का समावेश होना, यदि हम ही सब रहे आएंगे तो फिर नौजवान कब आएंगे? तो एक हिस्सा नौजवानों को आना पड़ेगा, लगातार आते, क्योंकि जैसी पीढ़ी आती है ना, परिवार की भी पीढ़ी आती है, नई पौध लगानी पड़ेगी। हाँ, एक पीढ़ी आती है, अब पीढ़ी परिवार को संभालने वाले जो लड़के तैयार वो संभालते हैं, फिर हम लोग जो सयाने लोग हैं बैठ करके घर में आराम करते हैं। उसी तरह पार्टी भी परिवार की तरह चलती है, तो परिवार को चलाने वाले नए कंधे तो चाहिए ना, तो नए कंधों को देना पड़ेगा। राजनीतिक उत्तराधिकारी आप किसको मानते हैं अपना? भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का ही अपने आप तय होता है। इसमें व्यक्तिगत उत्तराधिकारी कोई नहीं है। क्योंकि घर में भी राजनीति का माहौल है और आपके परिवार में ही कई लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। उसमें से कुछ लोग तो आपके खिलाफ भी अभी चुनाव भी लड़े थे बीते चुनाव में। तो लगता है आपको कि राजनीति में आगे आना चाहिए, चाहे अपने घर के लोग हों या चाहे देश का युवा हो, प्रदेश का युवा हो? नहीं। और किस नियत के साथ आना चाहिए? वही, राजनीति में आने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहिए कि हमको, या जैसे कोई दल इस बात को खड़ा करता है कि इनके घर से किसी को खड़ा कर देंगे तो इनको हरा देंगे, और उसका परिणाम देख लिया कि खड़ा करने का क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता फ़र्क। इस हिसाब से कि हमको इनको हराना है इसलिए हम लड़ेंगे, ये शायद ठीक नहीं है। राजनीति में सेवा भाव से कोई आता तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें कहाँ रोके के कोई सेवा भाव करेगा तो उसको नहीं दिया जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, परंतु इतना जरूर ख्याल रखना चाहिए कि राजनीति जो है, राजनीति में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों को सेवा के लिए आए हैं, व्यक्ति की अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं आए, इतना ध्यान रखना चाहिए। तो माननीय आपसे मेरा एक रैपिड फायर है, 4 सवाल हमारे होंगे, आपको एक शब्द में जवाब देना है। एक अच्छा काम। अच्छा काम मैं समझता हूँ कि जनता की सेवा कर सकूँ, यही इससे मेरे लिए इससे अच्छा काम कुछ नहीं। एक ख्वाहिश। ख्वाहिश में पार्टी हमेशा हमारे विधानसभा क्षेत्र में अंगद के पांव की तरह जम जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। आखिरी फिल्म कौन सी देखी? अब अंतिम फिल्म सिनेमा हॉल में तो कभी गया नहीं, टीवी में देखता रहता हूँ। अब याद नहीं, करीब 30 साल से सिनेमा हॉल गया ही नहीं। कहीं घूमने जाना चाहते हो ऐसी जगह? लगभग हर जगह घूमा। धार्मिक स्थलों का भ्रमण अभी मैं करके आया हूँ, त्रिवेंद्रम होके आया, अमृतामयी आनंद के आश्रम होकर के आया, कन्याकुमारी होके आया, अभी भुवनेश्वर होके आया। तो ये मैं यात्रा करता रहता। यात्रा करना खास तौर पर राजनीतिक तौर पर और धार्मिक तौर पर, दोनों तौर पर मेरी विशेष ख्वाहिश इसमें रहती कि मैं इसको करूं। सबसे खास दोस्त? अब से एक का नाम कैसे ले सकता हूँ? कई सारे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ आप अपने साथियों से घिरे रहते हैं और काफी करीबी हैं आपके, इसलिए नाम नहीं ले बड़ा सकता। कठिन है। सबसे खास दोस्त मेरी पत्नी है। वाह, क्या बात है। और सबसे आखिरी सवाल, कौन सीएम अब तक का सबसे अच्छा लगा? वो किसी भी दल का हो सकता है। अब हम अपने की कहेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं पड़ेगा, ये प्रश्न न पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे जो जितने सीएम हमने देखे हैं उसमें सबसे बेहतर सीएम शिवराज जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया। तो ये थे गिरीश गौतम जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में 5वीं बार विधायक हैं और अभी वर्तमान में देवतलाव से विधायक है। बहुत बड़ी बात कही है इनने, लगभग 7 दशकों का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। जनता के बीच में आज भी उनका जुड़ाव उतना ही है जितना पहले दिन से रहा है। विधायक बनने के बाद लोगों की चिंता होने लगी है, लेकिन राजनीति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो है उसके लिए भी वो कहते हैं कि राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो वैमनस्यता में बदल जाती है। और आप भी अगर राजनीति में आना चाहते हैं, और बहुत सूत्र वाक्य दिया है कि आप राजनीति में आइए लेकिन आपके भाव बहुत अच्छे हों और सेवा भाव से ही राजनीति में आना चाहिए। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ होंगे रूबरू, तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से कोर्ट से प्रणाम।